हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ मेनली एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के टाइम पर और एग्ज़ाम के बाद क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या फ़ॉलो अप करना है, क्या फ़ॉलो अप नहीं करना है। तो ये है डूज़ एंड डोंट्स फॉर सीबीएसई बोर्ड्स एग्ज़ाम। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम से पहले आपको क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करनी है। ये एक तरह से चेकलिस्ट की तरह है जो आपको फ़ॉलो अप करनी है और उसके अलावा कुछ भी और चीज़ नहीं देखनी है। सबसे पहली चीज़, एग्ज़ाम से पहले एंश्योर करो कि आप प्रॉपर स्लीप लेके जा रहे हो। प्लीज़ एंश्योर करो लगभग 7 टू 8 आवर्स की स्लीप आपके लिए सफिशिएंट होनी ही चाहिए। ऊपर इसका मतलब ये है कि अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठने वाले हो, तो आप रात को इसी टाइमली सो रहे हो। और अगर आपको लगता है कि सुबह जल्दी उठने पर आपकी 7 टू 8 आवर्स की नींद पूरी नहीं हो रही है, तो प्लीज़ हल थोड़ा-सा लेट उठो या फिर रात को जल्दी सो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम से पहले आपको खाना क्या खा के जाना है, तो प्लीज़ एंश्योर करो कि आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो। इतना भी नहीं खा लेना कि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में जाके नींद आ रही है और इतना लाइटली भी मत खाना कि आपको एग्ज़ाम में जाके ऐसा लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है, अब मेरे को दिमाग ही नहीं लग रहा है मेरा पढ़ाई में, मैं कोई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या फिर ये तरीका। इसीलिए एंश्योर करो कि आप अपनी डाइट में नॉर्मल रोटी, सब्ज़ी इंक्लूड कर रहे हो या फिर फ्रूट्स इंक्लूड कर रहे हो, क्योंकि वो थोड़े से लाइट होते हैं और आपके नींद से थोड़ा-सा दूर ही रहेगी वो चीज़। फिर बात आती है आपकी स्टेशनरी और एडमिट कार्ड। याद रखना एडमिट कार्ड के बिना एंट्री नहीं होने वाली है, तो इसलिए एडमिट कार्ड प्रॉपर तरीके से होना चाहिए आपका, क्योंकि एग्ज़ाम में वो चेक किया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि वो फट सकता है पेपर, तो इसीलिए पहले उसको लैमिनेट करा लो। उसके बाद बात आती है स्टेशनरी की। आपके तो प्रॉपर तरीके से आपके पास बॉल पेन होना चाहिए, ब्लू बॉल पेन होना चाहिए जिससे आप आंसर लिखोगे। ब्लैक पेन से आप हाइलाइट कर सकते हो, उससे आंसर नहीं लिखने हैं। हाइलाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा स्टेशनरी में आती है पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर और स्केल वगैरह जो आपको चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपके बैग में कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाइलाइटर किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए, मार्कर किसी तरीके का होना चाहिए या फिर फ्लूइड किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। वहाँ पर ना ही अलाउड होता है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम हॉल में ले जाने से भी आप प्लीज़ रहो कि मुझे ये एग्ज़ाम में यूज़ तो करना है, नहीं तो लेके भी नहीं जाना है। याद रखो आपका जो पाउच होना चाहिए, अगर वो ट्रांसपेरेंट होगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में कई बार वो क्या करते हैं, चेक करने लग जाते हैं। तो अगर आपका ट्रांसपेरेंट होगा तो आपका टाइम बचेगा, वहाँ पे एनवेलप या फिर पाउच चेक नहीं करेंगे। उसके बाद आता है बात कार्डबोर्ड की। कई सारे स्कूल्स में जो डेस्क होते हैं वो बहुत सही स्मूथ होते हैं, लेकिन कई सारे स्कूल्स में ऐसा नहीं होता। इसीलिए एक ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड लो और उसी को यूज़ करो अपने एग्ज़ाम्स में। वहाँ पे एग्ज़ाम में वही कार्डबोर्ड लेके जाओ, अगर वहाँ पे डेस्क सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। साथ-साथ में आप एक वर्किंग प्रॉपर वॉच, चाहे आप पहनो मत उस वॉच को, किसी की भी वॉच घर से उठा के लेके जाओ, लेकिन प्रॉपर वर्किंग वॉच होनी चाहिए और नॉर्मल वॉच होनी चाहिए एनालॉग। ऐसा नहीं कोई डिजिटल वॉच होनी चाहिए या फिर कोई स्मार्ट वॉच होनी चाहिए, ऐसी कोई वॉच नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे वो अलाउड नहीं होती है। नॉर्मल वॉच होनी चाहिए जिससे आप टाइम देख सको। या फिर आप एग्ज़ाम हॉल में भी अपने टीचर से पूछ सकते हो कि कितना टाइम रह गया है, कितना टाइम बचा है, वो बाद में बीच-बीच में बताते भी रहते हैं, बेल भी बजती रहती है, लेकिन आप कभी भी पूछ भी सकते हो। अब बात करते हैं एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा। एग्ज़ाम हॉल में आपकी एंट्री हो जाएगी 10 एएम पर और 10 एएम पर आपको आंसर शीट दे दी जाएगी फिल करने के लिए। तो आपके पास 15 मिनट्स होंगे उसको फिल करने के लिए। तो प्लीज़ सही से दिमाग लगा के सारा कंसंट्रेशन से प्लीज़ वो एकदम सही फिल करना। ज़रा सी भी गलती होगी तो आपकी आंसर शीट इधर-उधर हो जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, एब्सेंट भी मार्क हो सकती है। इसलिए आपको 15 मिनट दिए गए हैं उसको सिर्फ फिल करने के लिए, तो प्रॉपर तरीके से टाइम यूटिलाइज़ करो। प्रॉपर तरीके से अपना नाम, रोल नंबर जहाँ पे बोला गया, जो चीज़ बोली गई, नंबर में बोला गया, फिगर्स में बोला गया, उस तरीके से फिल अप करो। उसके बाद बात आती है 10:15 पर आपको मिलेगी क्वेश्चन पेपर। 10:15 पर जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसको 15 मिनट आपको देना है रीड करने के लिए। और रीड क्यों करना है ज़रूरी है? रीड करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप एग्ज़ाम आगे जाके बढ़ोगे, 10:30 पे जैसे बेल बजेगी, आप एग्ज़ाम शुरू करोगे तो आपको पहले से पता होगा कि मेरे को कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं, क्योंकि जो 15 मिनट मिले हैं, उसमें नॉर्मली आपको स्कैनिंग करनी है। जैसे ही आपका आंसर शीट क्वेश्चन पेपर मिला है, तो आपको स्कैनिंग करनी है कि कौन-कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन मुझे में दिक्कत है। तो सबसे पहले उस सेक्शन को शुरू करो, ठीक है? जिसमें आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर ऐसा कोई सेक्शन शुरू करो जिसमें आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आपने सैंपल पेपर अगर सॉल्व किया तो आपको पता होगा कि आपका कौन सा सेक्शन ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। तो सबसे पहले उसको सॉल्व करना चालू करो और फिर आंसर धीरे-धीरे बढ़ाओ। पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं, फिर धीरे-धीरे उसकी तरफ मूव करो जिसमें आपको थोड़ा-सा डाउट है या फिर नहीं आते हैं। याद रखना, जितना क्वेश्चंस करते हुए जाओगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा, इसीलिए बोला जा रहा है पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको अच्छे से आते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि क्वेश्चन फिल करते समय या फिर क्वेश्चंस करते समय एमसीक्यूज़, मेरी बात मानोगे तो एमसीक्यूज़ प्लीज़ लास्ट में करना। हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट आपके एमसीक्यूज़ आते हैं, तो एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लास्ट में करना। क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, जिसमें से एक रीज़न तो है कि उसमें कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, तो एंड में जाके वो जल्दी सॉल्व होते हैं, ठीक है? और कई सारे रीज़न मैंने आपको क्लास में बताए हुए हैं, ठीक है? उसके बाद बात आती है कि अलग-अलग क्वेश्चन्स के लिए स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करनी है, तो बार-बार बोल रहा हूँ, वर्ड लिमिट का ध्यान रखो, वर्ड लिमिट से ऊपर नहीं जाना है वरना टाइम वेस्ट होगा, फिर आप बोलोगे पेपर लेंथी था, पेपर लेंथी नहीं होता, आप बनाते हो उसको, जितने के मार्क्स का बोला गया है उतने वर्ड्स लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 30 से 40 वर्ड्स इनफ है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 50 से 80 वर्ड इनफ है, 60 वर्ड्स तक इनफ है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 80 से 90 या 100 वर्ड्स तक लिमिटेड है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 120 वर्ड्स लिमिटेड है, ठीक है? और अगर 5 मार्क्स का है तब जाके आप जा सकते हो 150 वर्ड्स तक, ठीक है? इसके अलावा आपको और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। उसके बाद एग्ज़ाम में अगर कोई डायग्राम बनाने के लिए आ गया, कुछ बनाने के लिए आ गया, तो आपके पास पेन जैसे पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर सब कुछ होना चाहिए, जो मैंने पहले बताया। वहाँ पे माँगने का कोई काम नहीं और अपनी कोई चीज़ देनी भी नहीं है, अपनी दोस्ती यारी निभाना बाद में। वहाँ पर अगर आपके पास कोई चीज़ स्टेशनरी इधर-उधर हो जाती है, तो वापस लेना बहुत दिक्कत होता है और टीचर ने अगर देख लिया और उसको लगता है कि आप चीटिंग कर रहे हो, तो और ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। किसी भी तरीके का प्लीज़, कोई यूएफएम बोलते हैं नॉर्मली उसको, अनफेयर मीन्स, किसी भी तरीके का पेपर, चीट, फर्रे प्लीज़ मत लेके जाना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं इसकी चीज़ के लिए तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ ये सब मत करना, क्योंकि वहाँ पे जाके अगर इससे रिलेटेड आप फँस गए, तो आप बैन हो सकते हो 3 सालों के लिए अगले।
जो बहुत ज़्यादा करियर डेवास्टेटिंग है, तो ये तो नहीं करना। हाँ, एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको कोई पूछने का मौका मिल रहा है, तो शायद आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक बार के लिए रिस्क थोड़ा-सा कम होगा, लेकिन प्लीज़ पढ़कर जाओ, उससे खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको लास्ट एक कंक्लूज़न देने वाला हूँ, वो है किसी भी तरीके का क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूँ, आपको मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट वाली चीज़ें डाली है और ये मैक्सिमम प्रायोरिटी है कि आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो उससे रिलेटेड कोई वर्ड तो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन के अंदर, उससे रिलेटेड लिख कर आ जाओ। या फिर उस रिलेटेड वर्ड नहीं समझ में आ रहा, वो तो पता होगा कौन से चैप्टर में से आई है, उस चैप्टर से रिलेटेड लिख के आ जाओ, उस टॉपिक में से रिलेटेड लिख के आ जाओ। और अगर आप इतने ज़्यादा डम्ब हो, आपको ये तो पता होगा ना कि भाई कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, उससे रिलेटेड कुछ लिख कर आ जाओ। मतलब एक पूरी दीवार है जिसमें रेक्टेंगल, 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 रेक्टेंगल जैसी चीज़ें लगने वाली है, आपके पास ट्रायंगल है, वो भर के आ जाओ। लेकिन प्लीज़ आंसर लिख कर आओ, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा होता हूँ कि प्लीज़ ट्राई करो कि आपका क्वेश्चन पेपर आंसर शीट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ताकि आपके पास हाफ आवर या 45 मिनट्स हो, जिसमें आप ये सारे क्वेश्चन्स को रीचेक कर सको और जो कुछ छूट गया है, उसको फिल अप कर सको। ठीक है? हर आंसर लिखने के बीच में कम से कम 4 लाइनें होनी चाहिए। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर बोलते थे कि प्लीज़ 4 लाइनें छोड़ के आओ, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं भाई, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस दी है, वो इसलिए दी है। उससे टीचर को कोई गुस्सा नहीं आएगा, उल्टा 4 लाइनें आपकी नीट एंड क्लीन बनाएगा पूरे पेपर को। और दूसरा, अगर आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आपसे कोई पॉइंट मिस हो गया है, तो आप बाद में उसको वहाँ पे जाके लिख सकते हो। वो करेक्शन के लिए भी 4 लाइनें का जो स्पेस है, वो आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद एंड बात आती है कि जब आप एग्ज़ाम पूरा फिनिश कर रहे हो, तो आपको एंड में क्वेश्चन वाइज़ क्वेश्चन देखना है कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं या नहीं करे हैं। क्वेश्चन पेपर में आपको स्ट्रे मार्क नहीं लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई स्टे मार्क लगाया, जैसे मान लो 50 मिनट की जो स्कैनिंग कर रहे थे आप, कि ये मुझे करना है, ये मुझे पहले करना है, ये करना है, आप बाद में उसको इरेज़ भी कर सकते हो, इसलिए पेंसिल का यूज़ करो अगर आपको स्टे मार्क लगा भी रहे हो। आंसर शीट पे किसी भी तरीके का स्टे मार्क अलाउड नहीं होता, ठीक है? वहाँ पे ओम, जय माता दी और ये सब प्लीज़ मत लिख देना, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? अब एग्ज़ाम में एक रूल ये भी होता है कि आप जैसे आपको आंसर शीट मिल गया, तो आप पहले चेक कर लो जितने पेजेज़ लिखे हुए हैं वो उसके अंदर है कि नहीं, क्योंकि अगर एक पेज मिसिंग होगा, एंड में वो बोलेंगे कि आपने ये दिक्कत करी है। तो इसीलिए जैसे आपको आंसर शीट मिल रही है, प्लीज़ उसको देख लो कि वो सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर आंसर शीट के अंदर सारे पेजेज़ सही से है या नहीं है, ठीक है? अब अगला पॉइंट आता है, एग्ज़ाम के बाद क्या करना है? अब आपका एग्ज़ाम हो गया है, 130 पर एग्ज़ाम आपका खत्म हो गया है, तो एग्ज़ाम हॉल से जब बाहर आओगे, तो प्लीज़ आपको किसी भी तरीके के एग्ज़ाम से रिलेटेड बात नहीं करनी है। आप जैसे ही बाहर आओगे, आपके दोस्त बोले कैसा एग्ज़ाम गया? तो आपको बोलना है भाई बहुत अच्छा गया। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बेकार गया है, तो अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कोई दिक्कत हो भी जाती है, तो अगर बाद में होगा री एग्ज़ाम आपको देना पड़े, तो एटलीस्ट एक ही सब्जेक्ट में देना होगा। लेकिन उसका स्ट्रेस आप अगले एग्ज़ाम में भी लेके जाओगे, तो शायद 2-3 री एग्ज़ाम देने पड़ जाएँगे, जो कि पॉसिबल नहीं है और वहाँ पे पास होना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये मैं अपना कई सालों का सीबीएसई का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कि मैंने जितने बच्चों को देखा है, अगर किसी का री एग्ज़ाम की नौबत आती है, उसका अगर एक एग्ज़ाम में होता है, तो वो बहुत आराम से पास हो जाता है, लेकिन 2-3 में होता है, तो पास होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए एग्ज़ाम अगर अच्छा गया है तो अच्छी बात है, उसको सर पे मत चढ़ाओ, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो और अगर एग्ज़ाम बेकार गया है तो अगले एग्ज़ाम की और डबल मेहनत करो कि भैया ये मेरा मार्क्स इम्प्रूव करेगा अब, ठीक है? तो अगर आपका 130 पर एग्ज़ाम खत्म हो गया है, 2 पीएम पर आप बाहर आ गए हो, तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर फाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जूनियर्स को मिल जाएगा ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, कोई ज़रूरत नहीं है आपके क्वेश्चन पेपर की। उससे रिलेटेड बातें नहीं करनी है। उसके बाद घर आओ, घर आने के बाद 5-6 बजे तक आराम से रेस्ट करो। आपका एग्ज़ाम जैसा मर्ज़ी गया, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी क्योंकि आप मेंटली ड्रेन आउट होके आए हो। तो 5-6 बजे, 7 बजे तक आराम से रेस्ट करो। उसके बाद सोचो कि अगला जो एग्ज़ाम है, उसके लिए मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 15th ऑफ फ़ेब को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, डेढ़ बजे आप एग्ज़ाम देकर आए, 2 बजे तक डिस्कस करा, हाँ भाई ये अच्छा गया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, खत्म। उसका 3-4 बजे तक, 4-5 बजे तक, 6 बजे तक घर पे पहुँच के आपने रेस्ट कर लिया, खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, 7-8 बजे उठो, प्रॉपर तरीके से अब डिसाइड करो कि अगला एग्ज़ाम कौन सा है। जैसे 20th ऑफ फ़ेब को साइंस का एग्ज़ाम है, तो डिसाइड करो अगले अगले 3-4 दिनों के अंदर मुझे कब कौन-सी चीज़ कैसे टारगेट करनी है। क्लियर है? साइंस के एग्ज़ाम के लिए तो मैं आपको डिटेल्स भेजूँगा कि हम कौन-सी चीज़ कब करने वाले हैं। लेकिन फिर भी आप टारगेट करके रखो कि मुझे इस दिन में ये टॉपिक खत्म करना है, इस चीज़ में ये चीज़ खत्म करनी है और मैंने जब शेड्यूल भेजा हो तो मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसको प्लान करो और फिर उसी दिन या अगले दिन से आराम से फ्रेश मूड से नए एग्ज़ाम की तैयारी करो। ये प्रॉपर चेकलिस्ट है। तो इसीलिए एग्ज़ाम से पहले डूज़ एंड डोंट्स, एग्ज़ाम के टाइम पर और एग्ज़ाम के बाद क्या-क्या करना है मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसके अलावा आपको टेंशन नहीं लेनी है। बढ़िया एग्ज़ाम जाएगा ये मेरी गारंटी है। टेंशन मत लो, मतलब तुम्हारी गारंटी भी मैं ले रहा हूँ। एग्ज़ाम अच्छा ही जाने वाला है। इसीलिए सारी टेंशन को छोड़-छाड़ के कल एग्ज़ाम देने जाओ और अच्छे से एग्ज़ाम दो और एकदम मस्त तरीके से अपना 100% दो। बाकी जो होगा हम 2 महीने बाद रिज़ल्ट में देख लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, टेंशन मत लो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ तो मैं हूँ। एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि थोड़ा-सा भी मोटिवेशन डाउन हो रहा है, तो ऐसे बंदे से बात करो एग्ज़ाम में जाने से पहले कि जो आपको अच्छे से मोटिवेट करता है। आपके बड़े बहन-भाई हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके टीचर या कोई मेंटर हो सकता है, उनसे आराम से बात करो कि अब क्या-क्या किया जा सकता है। वो आपको अच्छे से आपको बताएँगे कि भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है एग्ज़ाम में। आपका अच्छे से पास हो जाना या फिर आपका कॉन्फिडेंट रहना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बाकी मिलते हैं एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के बाद। गुड लक, हिमांशु भैया को और प्राउड फील कराओ, ठीक है? बाकी मिलते हैं। बाय-बाय, ठीक है? गुड लक।